हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 4 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे सबसे पहले 4 सितंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न सॉल्व करेंगे और इसी के साथ साथ हम जीएस प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले हैं। और इसके बाद हम लास्ट में 25 जीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि संबंधित होगा 2 टॉपिक से। एक तो संबंधित होगा हमारा जैन धर्म से और इसके बाद एक हमारा संबंधित होगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ये जो है हमारा संबंधित होगा बौद्ध धर्म से। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी क्लास के लिए आप सभी को इसमें पीडीएफ मतलब हम जो है स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ डाल दिए हैं और इसके साथ साथ 25 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप सभी इसको पढ़ना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 2 से 3 ललन टॉप प्रश्न रहेगा और जीएस साथ साथ चलेगा। तो ये इतना हमारा पोर्शन तो एक ही साथ चलेगा और लास्ट में हम 25 क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 4 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने करी है? तो TTOS योजना शुरू किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो TTOS योजना, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रस्टेड टावर ऑपरेटर स्कीम। यह शुरू किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा और यह शुरू किया गया है भारत और चीन के नागरिकों के लिए। आपको पता है कि भारत और चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो साउथ अफ्रीका के द्वारा इन्हीं भारत और चीन के नागरिकों के लिए शुरू किया गया है TTOS योजना, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। एक तो है प्रिटोरिया, दूसरा है केप टाउन और तीसरा है ब्लूमफाउंटेन। ये 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसे वेल्स कहते हैं और यहाँ की मुद्रा का नाम है रैंड। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा जी। और ब्रिक्स में जो है दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो 2009 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कंपनी कौन सी है? आपको बताना है कि $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी बन गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्कशायर हैथवे कंपनी। इसकी व्याख्या देखें तो मार्केट कैप अगर पूछे किसे कहते हैं तो एक शेयर की कीमत और इनटू कुल शेयर की कीमत को अगर आप गुणा कर देंगे आपस में तो ये निकल जाएगा मार्केट कैप की वैल्यू। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को हासिल करने वाली पहली गैर अमेरिकी फर्म कौन सी बन गई है? तो बर्कशायर हैथवे फर्म बन गई है। और इसके अगर पूछे इस कंपनी के मालिक कौन है, तो इस कंपनी के मालिक हैं वॉरेन बफेट। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन ही है, 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व पाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस बन गई है। तो 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व पाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस बन गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का कितना पूर्वानुमान व्यक्त किया है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है भारत की जो विकास दर है 2025 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि विश्व बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट को वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना अनुमान लगाया है? तो 7% अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। और विश्व बैंक के द्वारा ही कहा गया है कि भारत विश्व में सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला इकोनॉमी बन गया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व बैंक और IMF, इन दोनों संगठनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1944 में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और यह सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो USA में होता है। और इसी सम्मेलन के तहत जो है 2 संगठनों की स्थापना होती है, एक तो IMF और दूसरा होता है वर्ल्ड बैंक। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और वहीं वर्ल्ड बैंक का अगर हिंदी में पूछे क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना पूछे किस सम्मेलन से होता है तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 1944 में होता है। IMF में अगर पूछे वर्तमान में कुल कितने देश हैं तो 190 देश वर्तमान में हैं। अगर पूछे 190वां देश कौन सा बना है तो एंडोरा बना है। और IMF का अगर पूछे अध्यक्ष यानी हेड कौन है तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा वर्तमान में IMF की अध्यक्ष हैं। IMF में ही SDR शामिल है, यानी SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो है अगर पूछे किस संस्था से संबंधित है तो IMF से संबंधित है। SDR में अगर पूछे कितनी मुद्राओं को शामिल किया गया है तो 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी हैं? डॉलर, येन, पाउंड, युआन, यूरो। तो ये 5 मुद्राएं शामिल है, इसमें अपना रुपया शामिल नहीं है, ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है तो अजय बंगा साहब विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक को ही क्या कहते हैं? IBRD भी कहते हैं। और विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है इसे कहते हैं बी रेडी रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व बैंक ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता का बंटवारा कराया था 1960 में। अगर पूछे कि IMF और इसके बाद विश्व बैंक, इन दोनों का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है तो इन दोनों संगठनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है? तो आपको बताना है कि जो बलात्कारी हैं उनके लिए एंटी रेप बिल जिसका नाम है अपराजिता किस राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो पश्चिम बंगाल की CM कौन है तो वह ममता बनर्जी जी हैं। इन्होंने ही विधानसभा में बिल पेश किया। इस बिल का नाम है अपराजिता महिला और बाल विधेयक बिल जो है पेश किया गया है। अगर पूछे कि इस बिल को पेश किसने किया है विधानसभा में तो ममता बनर्जी जी ने पेश किया है और यह बिल जो है विधानसभा से पारित हो चुका है। तो अब यह पारित हो चुका है विधानसभा से, तो अब यह कहाँ जाएगा? गवर्नर के पास जाने वाला है। तो अगर बात करते हैं कि इस बिल को एंटी रेप बिल भी कहते हैं। इस बिल में जो है 3 प्रकार के प्रावधानों का जो है 3 प्रकार के इसमें नियम लागू किए जाएंगे। अगर यह बिल जो है विधानसभा से तो पारित हो चुका है, अगर इस पर जो है गवर्नर साइन कर देते हैं तो यह बिल जो है क्या बन जाएगा? विधेयक बन जाएगा। और इस बिल में जो है 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया गया है। पहला बात देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो पहला कहा गया है कि अगर महिला के साथ रेप होता है और महिला की मृत्यु हो जाती है तो जो बलात्कारी होंगे उनको जो है मतलब दोषी को जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है? अगर नाबालिग के साथ रेप होता है तो दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि अगर महिला के साथ रेप होता है और महिला अगर नहीं मरती है, मतलब महिला अगर जिंदा रहती है तो दोषी को कारावास होगा आजीवन के लिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद करेंगे। अगर महिला की मृत्यु हो जाएगी तो दोषी को, जो बलात्कारी को जो है क्या किया जाएगा? मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अगर नाबालिग के साथ रेप होता है तो दोषी को आजीवन भी हो सकता है और इसके बाद मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। अगर महिला जो है उसके साथ रेप किया जाता है, अगर वह जीवित रहती है तो दोषी को जो है आजीवन कारावास दिया जाएगा। तो यह बिल मैंने बता दिया कि विधानसभा से जो है पारित हो चुका है। अब यह कहाँ गया है? गवर्नर के पास गया है। अब देखते हैं कि बिल जो है विधानसभा से पारित हो चुका है और यह कहाँ गया है? गवर्नर यानी राज्यपाल के पास गया है। अगर राज्यपाल इस बिल पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह बिल क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और इस बिल को जो है अगर राज्यपाल आरक्षित रख लेते हैं, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए रख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए अगर पूछे कि राज्यपाल जो बिल को आरक्षित रखते हैं किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं तो अनुच्छेद 200 के तहत जो है किसी भी बिल को राज्यपाल आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। अगर यही राष्ट्रपति के पास जब यह बिल पहुंच जाएगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के द्वारा भेजा गया जो बिल होता है उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नियम है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि मनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो मनी बिल सबसे पहले पेश किया जाता है लोकसभा में। किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है? तो 2 संगठनों पे जो है मतलब 2 बातों पे जो है संयुक्त बैठक नहीं होती है। एक तो धन विधेयक और दूसरा है संविधान संशोधन।
अब तक जो है कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, तो 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। अगर पूछे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अगर पूछे कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है, तो यह दर्ज किया गया है ईरान में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो ईरान का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है डेरेस्टन एयरपोर्ट। यहाँ पे जो है 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो कि सबसे उच्च तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अगर पूछे कि ईरान की राजधानी का क्या नाम है, तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। और ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इब्राहिम रईसी। जो इब्राहिम रईसी थे, इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है। और इनके बाद जो है ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए जाते हैं, मसूद पेजेशियन बनाए जाते हैं। ईरान जो है एससीओ का जो है 9वां सदस्य देश बना है। तो ईरान जो है, अगर पूछे कि एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन बना है, तो ईरान बना है। और 10वां पूछे तो कौन बना है, तो यह बना है स्लोवाकिया। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि ईरान जो है अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुआ है। तो ब्रिक्स में अभी 2023 में 5 देश शामिल हुए थे। इनमें ईरान है, मिस्र है, सऊदी अरब है, इथोपिया है और यूएई है। इसमें अर्जेंटीना भी शामिल होना चाहता था, लेकिन जो है घोषणा किया था लेकिन शामिल नहीं हुआ। कौन सा देश, तो अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि ओमान की राजधानी का क्या नाम है। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद। यूएई का राजधानी का नाम है आबू धाबी और यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जो है तापमान बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्रुनोई। ब्रुनोई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो पीएम मोदी जी बन गए हैं। अभी आप सभी को पता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा पर जाती हैं, जिनमें 2 ऐसे देश थे जहां पर पहली बार कोई राष्ट्रपति गई हैं हमारे देश की तरफ से। एक तो है फिजी और दूसरा है तिमोर लेस्टे। तो यहाँ पर पहली बार हमारे देश की कोई राष्ट्रपति गया है। और वही बात करें कि इसके साथ साथ जो है द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड में भी गई थी। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में बहुत सारे राष्ट्रपति जा चुके हैं, लेकिन इन देशों में यानी फिजी में और तिमोर लेस्टे में अभी तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं गया था। तो इन दोनों देशों में कहाँ गई थी, कौन गया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने यहाँ पे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त किया था। और इसके बाद जो है पीएम मोदी जी जो है कहाँ गए हैं, ब्रुनोई की यात्रा पर जाने वाले पहले पीएम बन गए हैं। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ब्रुनोई और भारत के बीच में जो संबंध है ये 40 साल इसको पूरा हो गए हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया था। तो इसी के लिए पहली बार जो है मोदी जी ब्रुनोई की यात्रा पर गए हैं। और इसके पहले मोदी जी 3 देशों में जा चुके हैं। एक तो गए थे रूस में, इसके बाद रूस के बाद यूक्रेन में गए, और यूक्रेन के बाद कहाँ पर गए थे, तो गए थे पोलैंड में। ठीक है, तो ये इनकी यात्रा भी मोदी जी ने किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री जा चुके हैं। अगर बात करते हैं, यहाँ पे 3 राजधानियाँ दी गई हैं और ऊपर ही 3 देश दिए गए हैं। तो आप सभी को मैच करा देना है अपने मन में कि कौन सा किसका देश है। ठीक है, तो रूस की राजधानी यहाँ पे लिखा गया है, यूक्रेन की राजधानी और पोलैंड की राजधानी। तो ये आपको मैच कराना है। मान लीजिए इस तरह से ऐसे कुछ मैच करा देना है कि किसकी राजधानी कौन सी है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं मैच करा देता हूँ। जैसे रूस की राजधानी है मॉस्को, यूक्रेन की राजधानी है कीव और पोलैंड की राजधानी है वारसा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोर्नियो द्वीप पर जो है ब्रुनोई देश स्थित है। ब्रुनोई की राजधानी का क्या नाम है, बंदर सेरी बागवान है। और बोर्नियो द्वीप पर 3 देश स्थित हैं। एक तो मलेशिया स्थित है, और दूसरा कौन सा स्थित है, इंडोनेशिया स्थित है, और तीसरा मैंने बता दिया ब्रुनोई। ये वाला जो ये द्वीप मान लीजिए हो जाता है ब्रुनोई, ये बोर्नियो द्वीप हो जाता है। यहाँ पे छोटा सा ब्रुनोई देश हो जाता है। और इसके जस्ट ऊपर इतना बड़ा देश कौन सा हो जाता है, मलेशिया। और बाकी का इतना बड़ा देश किसका हो जाता है, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो किस स्पर्धा में सुमित अंतल ने देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका खेल है
भाला फेंक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो पेरिस पैरालंपिक 2024, यह जो है इसमें भारत ने अब तक 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक तो जीता गया है अवनी लेखरा जी के द्वारा निशानेबाजी में, दूसरा जीता गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा बैडमिंटन में, और तीसरा जीता गया है सुमित अंतिल जी के द्वारा। इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 70.59 मीटर दूर जो है भाला फेंक कर जो है भारत को गोल्ड दिलाया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि शीतल देवी के द्वारा जो है तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, और सुहास एतिराज जी इनके द्वारा जो है बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जिताया गया है, और मुरुगेसन जी के द्वारा जो है महिला वर्ग बैडमिंटन में सिल्वर मेडल भारत को जिताया गया है। तो ये है अब तक भारत के द्वारा पेरिस पैरालंपिक में जीता गया मेडल। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रश्न 8वां, हाल ही में किस देश में आयोजित तुआंकू मुहर्रिज स्क्वैश ट्रॉफी 2024 में अभय सिंह ने एकल खिताब जीता है? तो आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तुआंकू मुहर्रिज स्क्वैश ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मलेशिया में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो तुआंकू मुहर्रिज स्क्वैश ट्रॉफी 2024 इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो मलेशिया में किया गया था। इसमें जो है पुरुष विजेता कौन बने हैं, तो हमारे देश के अभय सिंह बने हैं। अगर पूछे कि मलेशिया की राजधानी का क्या नाम है, तो यहाँ की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर, और मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है, रिंगिट है। तुआंकू मुहर्रिज स्क्वैश ट्रॉफी 2024 किसने जीता है, तो अभय सिंह ने जीता है, याद रखेंगे। और यहीं पर मलेशिया में सुल्तान अजलैन शाह कप 2024 का आयोजन किया गया है, और अगर पूछे इसको किसने जीता है, तो जापान ने जीता है। सुल्तान अजलान शाह कप अगर पूछे किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है, तो यह हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। भारत और मलेशिया के बीच में अगर पूछे कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो भारत और मलेशिया के बीच में 3 अभ्यास होते हैं। एक तो होता है उदार शक्ति अभ्यास, दूसरा होता है समुद्र शक्ति अभ्यास, और तीसरा होता है हरिमो शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, भारत और यूनेस्को के मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ करेंगे? तो सह आयोजन जो है मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया जाएगा भारत और यूनेस्को के द्वारा? तो यह पेरिस में किया जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फ्रांस में किया जाएगा। फ्रांस के किस शहर में, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। और यहीं पर जो है सह आयोजन अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया जाएगा, तो फ्रांस में ही इंडिया और यूनेस्को के द्वारा जो है सह आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है। अगर बात करें कि इस विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन क्यों किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह आयोजन भारत और यूनेस्को के द्वारा किया गया है। प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में होता है यूनेस्को की स्थापना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और वर्तमान में यूनेस्को की अध्यक्ष कौन है, आंद्रे ओजेलो हैं। और 46वां सत्र अभी जो है हाल ही में अगर पूछे कि कहाँ आयोजित किया गया था, तो भारत में किया गया था। भारत के अगर पूछे किस जगह पे किया गया था, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। भारत के कुल विश्व धरोहर अगर पूछे कि यूनेस्को में भारत के कुल कितने विश्व धरोहर शामिल हैं, तो टोटल 43 शामिल हैं। कितने, तो 43 शामिल हैं। अगर पूछे 43वां कौन सा है, तो आप सभी को पता है 43वां है मोइदम। यह एक कब्रगाह है, और यह कहाँ का कब्रगाह है, तो यह जो है असम का कब्रगाह है। जिनमें अगर पूछे कि 35 जो है भारत के सांस्कृतिक हैं, 35 जो है प्राकृतिक है, और 7 जो है सांस्कृतिक है, और 1 जो है मिश्रित है। मिश्रित वाला याद रखेंगे कौन सा है, तो मिश्रित वाला कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। ठीक है। तो यह कंचनजंगा कहाँ है, तो यह सिक्किम में है, याद रखेंगे। और अगर हमें पूछे कि अमूर्त धरोहर भारत में कितने हैं, तो 15 हैं। 15वां कौन सा शामिल हुआ था यूनेस्को में, तो गरबा नृत्य शामिल हुआ था, जो कि गुजरात का था। और अगर पूछे कि यूनेस्को में भारत के कितने बायोस्फीयर शामिल हैं, तो कुल 12 शामिल हैं। पहला पूछे कौन सा शामिल हुआ था, तो नीलगिरी शामिल हुआ था। और 12वां पूछे कौन सा शामिल हुआ है, तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल हुआ है। नीलगिरी 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। और तमिलनाडु, केरल में, और इसके बाद जो है कर्नाटक में। और ये पूछे कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हाल ही में हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में
पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो यह हॉलीडे अगर पूछे अभियान किस राज्य से संबंधित है जिसे डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो हॉलीडे ईस्ट अभियान जो है केरल का है। पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 अगर पूछे किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो पैसिफिक ओशन कंट्री हैं उन्हीं के द्वारा जो है पाटा गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। अभी जो है डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में हॉलीडे ईस्ट स्कीम को दिया गया है और इस स्कीम को शुरू करने वाला कौन है? तो केरल सरकार है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो जाता है आज का पूरी करंट अफेयर व्याख्या के साथ। अब हम आज पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप सभी अगर पढ़ना चाहें तो आप सभी को क्लियर दिख जाए। ठीक है, तो आप सभी इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को थोड़ा सा धीरे धीरे करके पूरी वीडियो को दिखा देता हूँ PDF को, ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, ये यहाँ से अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरा पढ़ेंगे तो आपकी पूरी थ्योरी जो है यहाँ से सॉल्व हो जाएगी और इसके बाद जो भी प्रश्न दिया गया है तो आप इसको पढ़ के जो है आसानी से पूरे प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये लास्ट हो जाता है पॉइंट। तो ये हो जाता है हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की थ्योरी क्लास। ठीक है, 2-3 सेकंड में मैंने देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो बताएं आप सभी कि निम्न में से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या सिद्धार्थ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऋषभदेव ये जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा प्रश्न देखते हैं। पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये बताना है कि किस पर्वत पर जो है पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति मतलब इनका निर्वाण हुआ था। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ को या इनमें से कोई नहीं? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को और ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज या चंपा? तो ये वाराणसी से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है छठा, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनके जो दामाद थे जमाली इनके प्रथम अनुयायी थे। सातवां हमारा प्रश्न है तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता कौन थी? तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिशला थी। कौन थी? तो इनकी माता थी त्रिशला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आठवां, प्रथम जैन महासंगीति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, क्षमा श्रवण या स्थूल भद्र? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रथम जैन महासंगीति का अध्यक्ष बनाया गया था स्थूल भद्र को। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको बताना है कि जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जिन का, रत्न का, कैवल्य का या निर्वाण का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल का, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? लोकायत धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या वैष्णव धर्म से संबंधित है? तो बताना है कि स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 11वां प्रश्न, आगम ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? आगम ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। 12वां प्रश्न है किस जैन धर्म में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में है? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या फिर पाटलिपुत्र में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पाटलिपुत्र में जो है जैन सभा में जो है अंतिम रूप से दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है
13वां, किस निम्न में से किस ग्रंथ में महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख है? तो महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कल्प सूत्र में। ऑप्शन डी सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने, पार्श्वनाथ ने, मल्लीनाथ ने या नेमिनाथ ने? इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जैन धर्म में 4 जो है सिद्धांत जोड़ा गया था। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ जी के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन इसमें ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। नेक्स्ट विकल्प हमारा है, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन हैं? तो महात्मा बुद्ध से संबंधित इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी इन्होंने उपदेश दिया है, इनके धार्मिक सिद्धांत जो इनके द्वारा प्रवचन दिया गया था, किस किताब में उल्लेखित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, सुत्त पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत हैं उसके बारे में बताया गया है सुत्त पिटक में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वां, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? अगर पूछे कि पहला प्रवचन कहाँ दिया गया था, तो यह सारनाथ में दिया गया था। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे कहाँ पर दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा, तो कौशाम्बी में दिया गया था। सबसे ज़्यादा कहाँ दिया गया था? तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए गए थे। और पहला वाला कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। 16वां प्रश्न हमारा है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और यह कहाँ किया गया था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या राजगिरी? तो यह किया गया था कुंडलवन में। कहाँ? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 18वां, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो पहला वाला कहाँ दिया गया था? यह दिया गया था सारनाथ में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19वां, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर की थी? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गया में। गया जो कि बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध समुदायों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। किस चीज़ के आरंभिक विहार बने होते थे? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो बुद्ध के द्वारा लालसाओं और इच्छाओं या फिर तृष्णा को क्या बताया गया है? तो इसका सही विकल्प बताएं क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तृष्णा कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 22वां विकल्प हमारा है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये बताना कि किसके द्वारा जो है बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बताएं 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधि या निर्वाण? तो बताना इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जो प्रथम उपदेश है, इसका जो है भारतीय कला में जो चित्रण किया गया है चक्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24वां, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। पहला पूछे तो अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा जो है कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा जो है अशोक के शासनकाल में, चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में चौथा हुआ था। पहला वाला पूछे कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था राजगिरी में। और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, तो ये चारों राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये चारों याद रखेंगे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी चारों याद रखेंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, किस संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था? तो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो चतुर्थ में जो है बौद्ध धर्म दो समुदायों में बंट गया था, हीनयान और महायान में बंट गया था। अगर पूछे कि चौथा वाला बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो यह कुंडल वन में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो शासक कौन थे? तो शासक थे कनिष्क। ठीक है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगर आप सभी को इसी तरह का जैसे PDF मतलब जो मैंने कॉपी की इसमें डाला था फ़ोटो के तौर पर, अगर इसी तरह का आप सभी पढ़ के अगर इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को हर एक टॉपिक का इसी तरह से दे दूंगा और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। और अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और आप सभी इसका भी PDF डाउनलोड करके इसको PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अगर इसी तरह का PDF चाहिए तो आप सभी हमें बता दें। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो जैसे मैं कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, उसी तरह से मैं कल यानी कि टुमारो भी पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर क्वेश्चन और उसी के साथ GK GS क्वेश्चन भी पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है, और ये वाला जो अलग से थ्योरी मैंने ली है ये वाला नहीं लूँगा। अगर अच्छा नहीं लगता तो बता देना कमेंट में। ठीक है, अगर अच्छे से अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, लाइक कर देना। और अगर आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।